हेलो बच्चों, ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज़ के सेलेक्टिव क्वेश्चंस की जो सॉल्यूशन है उसमें बॉटनी में हम आज सॉल्यूशंस देख रहे हैं। और उन सॉल्यूशन में हमारे पास पहला क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है कि द प्लांट हॉर्मोन्स विच इज़ यूज टू स्पीड अप द माल्टिंग प्रोसेस इन ब्रीविंग इंडस्ट्रीज। ब्रीविंग इंडस्ट्रीज का मतलब होता है कि जो अल्कोहल बनाने वाली जो इंडस्ट्रीज हैं उनमें माल्टिंग प्रोसेस के लिए किस प्लांट हार्मोन का हम यूज़ करते हैं। तो हम प्लांट हार्मोन यूज़ करते हैं जिब्रेलिक एसिड। ये जिब्रेलिक एसिड जो है ये माल्टिंग प्रोसेस को क्या करता है, बढ़ा देता है। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा GA3। बच्चों ये 3 इसलिए है क्योंकि ऐसे मतलब है ना 100 जिब्रेलिक एसिड जो है वो डिस्कवर किए जा चुके हैं। जो सबसे पहले हुआ था, सबसे कॉमन था, वो जिब्रेलिक एसिड 3 था, इसलिए हम इसको GA3 कहते हैं। हिंदी में देखते हैं वह पादप हार्मोन कौन सा है जिसका उपयोग निस्वन उद्योग में मतलब ब्रीविंग इंडस्ट्री में माल्टन प्रक्रम को तीव्र करने के लिए होता है। तो आंसर इसमें कौन सा आ जाएगा, जिब्रेलिक एसिड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। स्टेटमेंट ए है फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन ए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिसीव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। आप यदि देखोगे ETC यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है उसमें कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है और ये जो है हमारे पास वो कॉम्प्लेक्स थर्ड होता है और ये कॉम्प्लेक्स सेकंड है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन देते हैं किसको, कॉम्प्लेक्स थर्ड को, और कॉम्प्लेक्स थर्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन पहुंचाता है कॉम्प्लेक्स 4 को, और कॉम्प्लेक्स 4 को हम कहते हैं साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। इलेक्ट्रॉन पहुंचाने वाले कैरियर का नाम होता है साइटोक्रोम सी। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पर जा रहा है और फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यहां पर कौन है, ऑक्सीजन। तो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, ऑक्सीजन। किससे लिए इलेक्ट्रॉन, साइटोक्रोम सी से। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट बी देखते हैं, ड्यूरिंग कंप्लीट ऑक्सीडेशन, मतलब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का कंप्लीट ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि ग्लाइकोलाइसिस भी हो गया और क्रेब्स साइकिल भी हो गया और ETS भी चल गया, तब जाके हमारे पास कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। ये क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ए ग्लूकोज मॉलिक्यूल ओनली 2 स्टेप्स ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन। सीधा सबस्ट्रेट से ATP बनना SLP कहलाता है, यानी कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहलाता है। तो यहां अगर हम देखें तो 2 स्टेप तो हमें ग्लाइकोलाइसिस में ही मिल जाते हैं। इससे आगे क्रेब्स साइकिल में भी एक स्टेप ऐसा है जहां पर हमें सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन मिलता है, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। तो आंसर आ जाएगा ओनली स्टेटमेंट ए इज करेक्ट। हिंदी में देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला में अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, बिल्कुल सही है। यहां आपको यह याद रखना है कि अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही जो है वो O2 होता है, सही स्टेटमेंट है। अगला स्टेटमेंट देखते हैं, एक ग्लूकोज अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण के दौरान क्रियाधार स्तरीय फॉस्फोरिलीकरण अभिक्रिया के 2 चरण घटित नहीं होते हैं। 2 नहीं, यहां पर हम कहते हैं कि 3 स्टेप्स होते हैं, इसलिए यह वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। हमारा केवल कथन ए सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्लांट लाइक बटरकप follow different development pathway as comparison to Larkspur because the former exhibit। मतलब किसके बारे में पूछा है, बटरकप के बारे में पूछा है। आपके NCERT में टॉपिक है प्लास्टिसिटी, और प्लास्टिसिटी जो है उसका एग्जाम्पल दिया है हेट्रोफिली। हेट्रोफिली 2 तरह का होता है, एक डेवलपमेंट होता है, एक एनवायरमेंटल होता है। डेवलपमेंट के साथ साथ यदि लीफ चेंज हो रही है तो हम उसको डेवलपमेंटल हेट्रोफिली कहते हैं। अगर एनवायरनमेंट चेंज होने के कारण लीफ चेंज हो रही है तो हम उसे एनवायरमेंटल हेट्रोफिली कहते हैं। बटरकप की यदि मैं बात करता हूं तो बटरकप रेननकुलेसी फैमिली का मेंबर है, और इस रेननकुलेसी फैमिली के जो मेंबर है इसमें एनवायरमेंटल हेट्रोफिली प्रेजेंट होती है। इसका मतलब ये एक्वेटिक रीजन में जब रहेगा तो अलग लीफ होगी, और यदि ये टेरेस्ट्रियल रीजन में ग्रो करेगा तो इसकी लीफ अलग होगी। तो यहां ऑप्शन देखिए, खाली हेट्रोफिली होती है वो ठीक है, प्लास्टिसिटी होती है। प्लास्टिसिटी किस फॉर्म में होती है, हेट्रोफिलस के फॉर्म में होती है। और यहां तीसरा है हेट्रोफिलस डेवलपमेंट ड्यू टू एनवायरनमेंट। तो यहां सी सही है, डिफरेंट स्टेज ऑफ लीव्स इन जुवेनाइल स्टेज। तो ये तो डेवलपमेंटल हो गई, ये गलत हो गई। तो यहां स्टेटमेंट में अगर ए और बी देखें तो ये दोनों गलत है, ठीक है।
अगर यहाँ ओनली की बात आ रही है इसलिए गलत है। इसके बाद ए एंड डी, तो डी वैसे ही गलत है। सी ओनली, ऑल एक्सेप्ट डी, तो आंसर सही जो ज्यादा जाएगा वो कौन सा जाएगा? तीसरा जाएगा। यहाँ पर हिंदी में देखते हैं, बटरकप जैसे पादप लार्क्सपर की तुलना में भिन्न भिन्न विकासात्मक पथों का अनुसरण करते हैं, क्योंकि बटरकप पादप, हम जानते हैं बटरकप पादप जो है वो पर्यावरण के कारण विषम पर्णी विकास दर्शाते हैं, इसलिए इसका आंसर जो है वो सी सही है ऑप्शन के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कथन कारण का क्वेश्चन है बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है, चलते हैं। असर्शन दे रखा है, जिब्रेलिन्स प्रमोट बोल्टिंग इन मैनी रोजेट हैबिट प्लांट। बोल्टिंग का मतलब आप जानते हो बेटा कि बोल्टिंग का मतलब होता है कि जो प्लांट्स होते हैं, जैसे रोजेट जो फैमिलीज होती हैं, रोजेट का मतलब होता है जिनमें गुच्छे में प्रेजेंट होती हैं, उनमें जल्दी फ्लावरिंग के लिए जो है वो हम जिब्रेलिन का यूज करते हैं, उस प्रोसेस को हम बोल्टिंग कहते हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट, हम रीजन की बात करते हैं कि जिब्रेलिन्स हैस्टेन द मैच्योरिटी पीरियड विच लीड्स टू अर्ली सीड प्रोडक्शन इन सम कोनिफर्स। मतलब जो कोनिफर्स होते हैं उन कोनिफर्स में, मतलब कोनिफर्स मतलब जो जिम्नोस्पर्म है, उन कोनिफर्स में जो जिब्रेलिन है वो मैच्योरिटी पीरियड को क्या कर देता है। जैसे मान लो हमारे पास एक प्लांट की जुवेनाइल स्टेज है, फिर ये एडल्ट स्टेज है और फिर ये मैच्योरेशन है, तो ये इस स्टेज को, मतलब ये जुवेनाइल जो स्टेज होती है उसको स्किप कर देता है, और स्किप करने के बाद ये सीधा किसमें मैच्योर हो जाता है। तो ए सही है, आर सही है, लेकिन ये बोल्टिंग को प्रमोट कर रहा है, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो हम कहते हैं यहां पर बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड द रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो ये नहीं होगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट द रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। बिल्कुल सही है, तो दूसरा आंसर आ जाएगा यहां पर। यहां हम देखें हिंदी में, जिब्रेलिन कई रोजेटी स्वभाव, रोजेटी मतलब गुच्छे वाले स्वभाव वाले पादपों के उत्स्फुटन को प्रोत्साहित करते हैं। सही है, जिब्रेलिन परिपक्वता अवधि में तेजी लाते हैं, जिसके कारण कुछ शंकु वृक्षों में बीज जल्दी तैयार हो जाते हैं। बिल्कुल सही है, सीधा प्लांट जुवेनाइल से कैसा हो जाता है, मैच्योर हो जाता है। तो यहां पर हम कहते हैं ये भी स्टेटमेंट सही है, लेकिन स्टेटमेंट दोनों ठीक है, लेकिन एक्सप्लेनेशन जो है वो नहीं है, तो ये दूसरा आ जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, यीस्ट पॉइजन देमसेल्फ टू डेथ व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल रीच अबाउट 13%। बिल्कुल सही है, एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है कि जब यीस्ट को आप किसी मीडियम में रखते हो और वो वहाँ पर फर्मेंटेशन करता है, तो मीडियम में अल्कोहल का अमाउंट यदि 13% से ज़्यादा हो जाता है या 13% तक पहुँच जाता है, तो यीस्ट की मृत्यु होने लगती है, डेथ होने लगती है। सही स्टेटमेंट है। इसके बाद फर्मेंटेशन अकर्स इन यीस्ट सेल, ये तो हम पढ़ते हैं, एंड मैनी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, कुछ प्रोकैरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म है वो भी फर्मेंटेशन शो करते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट ठीक है। यहाँ पर बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर द करेक्ट। तीसरा आंसर आ जाएगा। हिंदी में देखते हैं, जब अल्कोहल की सांद्रता लगभग 13% तक पहुंच जाती है तो यीस्ट स्वयं विषाक्त होकर नष्ट हो जाता है। बिल्कुल सही है। किण्वन यीस्ट कोशिका और कई प्रोकैरियोटिक जीव में होता है, यह भी सही है, दोनों कथन सही है। तो यहां पर तीसरा आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है। देखिए आइए, कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड को मैच करना है। सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए पहले दो स्टेटमेंट है उनको ठीक से मैच करिए। सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज के बारे में आप जानते हो, जिसे एसडीएच कहते हैं। ये एकमात्र क्रेब्स साइकिल का जो है वो एंजाइम है, जो एंजाइम किस में प्रेजेंट नहीं होता, क्रेब्स साइकिल में, मतलब मैट्रिक्स में प्रेजेंट नहीं होता। किस में प्रेजेंट होता है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। तो यहां देखो, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में फाउंड अटैच टू द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, तो ये ए जो है ये थर्ड, मतलब ए जो है वो थर्ड के साथ हो गया। अगले वाला अपन देखते हैं पाइरुवेट डिहाइड्रोजनेज को, पीडीसी कॉम्प्लेक्स, लार्जेस्ट एंजाइम कॉम्प्लेक्स। तो पीडीसी क्या करता है, हम जानते हैं पीडीसी जो है वो क्या करता है, लिंक रिएक्शन। तो लिंक रिएक्शन का यहां पर देखो ये रहा, रिक्वायर्स कोएंजाइम ए एंड एनएडी प्लस टू कैटालाइज ए लिंक रिएक्शन। तो सी का कौन सा हो गया, चौथा। तो यहां देखो ए का तीसरा और सी का चौथा, तो ये दूसरा लग रहा है, बाकी और भी देख लीजिए। बी देखिए, मैलिक डिहाइड्रोजनेज, ये क्या करता है, ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड, जिससे क्रेब्स साइकिल शुरू हुआ उसको रिजनरेट करने का काम करता है। तो ये हो गया इसका, ठीक है। और इसका बाद बच गया फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज, आप जानते हो पीएफके, जिसे पेस मेकर कहते हैं। तो ये क्या करता है, कैटलाइज द रेट लिमिटिंग स्टेप ऑफ ईएमपी
पाथवे। तो ये सही है, तो आंसर इसका कौन सा आ जाएगा? दूसरा। यहां पर हम देखें सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली में तीसरा, ठीक है, ये इसका तीसरा आ जाएगा। और इसके बाद पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज है वो उसका क्या आ जाएगा बेटा? ये चौथा आ जाएगा, ठीक है। और इस फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज का दूसरा आ जाएगा, ठीक। और ये जो मैलिक है इसका पहला आ जाएगा। तो आंसर कौन सा आ जाएगा? इसका दूसरा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश में, देखिए, इन ईटीसी विच कैरियर मॉलिक्यूल टेक्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बोथ कॉम्प्लेक्स फर्स्ट एंड कॉम्प्लेक्स सेकंड एंड डिलीवर देम टू कॉम्प्लेक्स थर्ड। हम जानते हैं ये कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है हमारा, और ये कॉम्प्लेक्स सेकंड है हमारा, ये कॉम्प्लेक्स थर्ड है हमारा, और ये कॉम्प्लेक्स फोर है हमारा। तो ये जो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है ये भी अपना इलेक्ट्रॉन जो है कॉम्प्लेक्स थर्ड को देता है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड कॉम्प्लेक्स है, ये थर्ड कॉम्प्लेक्स है, और ये फोर कॉम्प्लेक्स है। ये अपना इलेक्ट्रॉन देता है थर्ड को, सेकंड भी अपना इलेक्ट्रॉन देता है थर्ड को। तो इन दोनों से इलेक्ट्रॉन लेने वाला कौन होता है? यूबिक्विनोन होता है। और हम जानते हैं यहां पर ऑप्शन में यूबिक्विनोन हमारे पास चौथे नंबर पे है, तो आंसर क्या आ जाएगा? चौथा। हिंदी में देख लीजिए, ईटीसी में कौन सा वाहक अणु कॉम्प्लेक्स फर्स्ट तथा कॉम्प्लेक्स सेकंड दोनों से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तथा कॉम्प्लेक्स थर्ड तक पहुंचाता है? तो कौन सा आ जाएगा? यूबिक्विनोन। नेक्स्ट चलते हैं, मैच द फॉलोइंग विद रेस्पेक्ट टू इंटरमीडिएट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन एंड देयर कार्बन कंटेंट। हम जानते हैं जब हमारा क्रैब साइकिल शुरू होता है तो 4 कार्बन का ऑक्सैलो एसिटिक एसिड होता है, और उसके साथ 2 कार्बन का एसिटाइल कोएंजाइम ए जुड़ता है, तो 6 कार्बन का सिट्रिक एसिड बनता है। तो सिट्रिक एसिड के पास कितने कार्बन? 6। तो डी का कौन सा हो गया? पहला। अल्फा कीटोग्लूट्रिक एसिड 6 कार्बन का होता है, 6 से 1 CO2 निकल जाती है तो अल्फा कीटोग्लूट्रिक एसिड बनता है। तो हमारे पास सी का हो गया 5 कार्बन, सेकंड। इसके बाद आता है सक्सिनिक एसिड। सक्सिनिक एसिड के पास कितने कार्बन होते हैं? 4, और ये है तीसरा। और इसके बाद एसिटाइल कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोएंजाइम ए के पास होते हैं कितने कार्बन? 2 कार्बन। तो यहां आंसर देखिए, फोर्थ थर्ड सेकंड फर्स्ट, फोर्थ थर्ड सेकंड फर्स्ट। तो यह आंसर पहला आ जाएगा। यहां पर भी अगर देखें तो आंसर कौन सा आ जाएगा? फर्स्ट आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, द केमिओस्मोटिक हाइपोथेसिस ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन propose that adenosine ट्राइफॉस्फेट is formed because। आप सभी जानते हो बेटा एटीपी का फॉर्मेशन किस लिए हुआ है? एटीपी का फॉर्मेशन होता है केमिओस्मोटिक हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग, एटीपी का फॉर्मेशन होता है इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट बनने के कारण। तो यहां देखो ग्रेडियंट कहां दे रखा है? हाई एनर्जी बॉन्ड नहीं, ये गलत है। एडीपी इज पंप्ड आउट टू मैट्रिक्स, ये गलत है। ए प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्म अक्रॉस द इंटरमीडिएट, तो ये ठीक है, यहां पर तीसरा आंसर आ जाएगा। और यहां पर अगर हिंदी में देखें, ऑक्सीकारी फॉस्फोरिलीकरण की रसो संश्लेषी संकल्पना बताती है कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट निर्मित होता है क्योंकि आंतरिक झिल्ली के आर पार प्रोटॉन प्रवणता बनती है, और जब यह प्रोटॉन प्रवणता टूटती है तो एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलकर किसका निर्माण करते हैं? एटीपी का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, एआर का क्वेश्चन है, यह भी अच्छा क्वेश्चन है। प्लांट्स डू नॉट प्रेजेंट ग्रेट डिमांड ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैस। बिल्कुल सही है, एनसीईआरटी का एज इट इज स्टेटमेंट है कि प्लांट को ऑक्सीजन की ज्यादा डिमांड नहीं होती है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसके बाद ईच प्लांट पार्ट टेक्स केयर ऑफ ओन गैसेस एक्सचेंज नीड एंड देयर इज, यहां तक तो ठीक है, एंड देयर इज एन एलैबोरेट नेटवर्क ऑफ द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस फ्रॉम वन प्लांट पार्ट टू अदर। आप एक चीज बताइए, प्लांट में लंग्स नहीं होते, इसी चीज को तो एक्सप्लेन कर रही है, और ये कह रहा है कि प्लांट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जो है वो गैसेस एक्सचेंज हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या हो गया? गलत हो गया। केवल हम देखें तो ए जो है वो ठीक है, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, तो आ जाएगा इसका दूसरा। यहां पर हिंदी में देखें तो नीचे 2 अभिकथन दिए गए हैं, इनमें से एक को कथन ए के रूप में और दूसरे को कारण आर के रूप में नामांकित किया गया है। ए में पादपों के गैसों की विनिमय की अत्यधिक मांग नहीं होती है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। प्रत्येक पादप भाग अपनी स्वयं के गैस विनिमय आवश्यकताओं का ध्यान रखता है, यहां तक तो ठीक है। फिर यहां आगे गड़बड़ कर देता है, एक पादप भाग से दूसरे पादप भाग तक गैसों के परिवहन के लिए विस्तृत नेटवर्क होता है, नहीं, क्योंकि हर भाग अपनी ऑक्सीजन मेंटेन कर लेता है। तो ये यहां पर क्या हो गया? गलत हो गया। आंसर क्या आ जाएगा? ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।